हेलो बच्चों, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास 8th स्टैंडर्ड। अपनी केमिस्ट्री की बुक ओपन करिए। उसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड रीड आउट कर रहे थे। वहाँ पर आप लोग 21 पेज के ऊपर आ जाइए। डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल चेंज। तो डिज़ायरेबल चेंज हमारे लिए क्या रहेंगे? डिज़ायरेबल चेंज हमारे लिए वो वाला चेंज होएगा बेटा जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, यानी कि चेंज दैट आर यूजफुल टू अस। यूजफुल हमारे लिए लाभदायक होगा, जिसका हम यूज कर सकते हैं उस चेंज होने से कुछ ना कुछ। क्लियर है? तो उसे क्या बोलेंगे? डिजायरेबल चेंज। जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स मैंने फल हो गए, राइपनिंग मतलब उनका पक जाना। जब पक के फ्रूट रेडी हो जाता है उसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट बोलेंगे। उसके बाद मेकिंग ऑफ कर्ड, दही का बन जाना बेटा, ये भी क्या कहलाएगा आपका वहां पर? डिजायरेबल चेंज। उसके बाद कुकिंग ऑफ फूड, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिजायरेबल चेंज। उसके बाद चेंजेस दैट आर हार्मफुल टू अस, वो वाला चेंज जो हमारे लिए हार्मफुल होगा वो अनडिजायरेबल होगा। जैसे स्पॉइलेज ऑफ फूड। क्लियर है? हार्मफुल मतलब हमारे लिए नुकसानदायक। स्पॉइलेज ऑफ फूड, भोजन का खराब हो जाना, तो हमारे लिए इससे क्या होएगा? नुकसान ही होएगा हमारा अगर भोजन खराब हो गया तो। रूटिंग ऑफ एग्स, एग का सड़ जाना। कार्डलिंग ऑफ मिल्क, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लग जाना, ये भी क्या रहेगा हमारा? अनडिजायरेबल चेंज रहेगा, क्योंकि अगर लोहे को जंग लग गया तो हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है, क्योंकि लोहा खराब हो जाएगा। फिर फॉरेस्ट के अंदर आग लग जाना, जंगलों के, फॉरेस्ट मैंने जंगल के अंदर आग लग जाना, क्या बोलेंगे उसको? भी अनडिजायरेबल चेंज कहेंगे। उसके बाद रिवर्सिबल और रिवर्सिबल। रिवर्सिबल चेंज यानी कि द चेंजेस इन विच रिएक्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बैक बाय रिवर्सिंग द कंडीशन आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। यानी कि एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएंगे, क्लियर है, फिर प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट भी बन जाए अगर कंडीशन चेंज करने पर, तो वो क्या कहलाएगा आपका? रिवर्सिबल चेंज। जैसे कि आइस से वाटर बन गया है, बट वाटर को अगर दोबारा से फ्रिज के अंदर डाल देंगे तो उससे आइस भी बन सकता है। क्लियर है? तो आइस से वाटर भी बन रहा है और वाटर से आइस भी बन रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। क्लियर है? यहाँ पर इस साइड लिखा हुआ ये रिएक्टेंट होता है। जैसे ए से बी बना तो ए रिएक्टेंट होता है बेटा, और बी क्या रहेगा यहाँ पर? प्रोडक्ट। क्लियर है? तो ये रिएक्टेंट था शुरू में, उससे प्रोडक्ट बन गया और प्रोडक्ट से दोबारा से रिएक्टेंट भी बन सकता है हमारा। तो जैसे एग्जाम्पल है चेंजेस ऑफ आइस टू वाटर। आइस का वाटर के अंदर चेंज होना हीट करने पर, और कूलिंग वाटर टू फॉर्म, और फिर वाटर को दोबारा से अगर कूल कर देंगे मतलब ठंडा कर देंगे तो आइस भी बन जाएगी। दैट इज रिवर्सिबल चेंज। उसके बाद द चेंजेस इन विच रिएक्टेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बैक। अब यानी कि वो वाला चेंज जिसके अंदर रिएक्टेंट्स दोबारा से हमें प्राप्त नहीं होंगे, चाहे आप कंडीशन चेंज कर दो, तो उसे क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल चेंज कहेंगे। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलना। अगर एक बार पेपर, मान लो पेपर है हमारे पास, अगर एक बार हमने इसको जला दिया बेटा तो इससे क्या बन जाएगी? राख। अब उस राख से हम लोग दोबारा से क्या नहीं बना सकते? पेपर नहीं बना सकते बेटा। क्लियर है? तो अगर एक बार पेपर को हमने बर्न कर दिया तो उससे ऐश बन जाएगी, और ऐश से हम लोग दोबारा क्या नहीं बना सकते हैं? पेपर नहीं बना सकते। ऐश मीन्स राख होता है बेटा। तो burning of paper is an irreversible change in which paper burn to form ash and we cannot get paper back from the ash बेटा। पेज नंबर 22 के ऊपर आएंगे अब आप लोग। वहाँ पर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में देखिए। केमिकल चेंज में मोस्टली कोई ना कोई रिएक्शन होएगी अंदर, क्लियर है, और एक सब्सटेंस से कोई दूसरा न्यू सब्सटेंस ही बन जाएगा। लेकिन फिजिकल चेंज में क्या रहेगा? एक स्टेट से दूसरी स्टेट कन्वर्ट होएगी। जैसे आइस से वाटर बनना, आइस सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड होता है, तो यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई, सिर्फ पहले सॉलिड वाटर था, अब वो लिक्विड वाटर बन गया है। ये फिजिकल चेंज रहेगा यहाँ पर। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, द चेंज, क्लियर है? यहाँ से पढ़ रहा हूँ बेटा, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो ये पहला पैरा पढ़ रहा हूँ। द चेंज इन विच मैटर और एनी सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम फिजिकल एंड केमिकल चेंज वगैरह। जब कोई भी मैटर के अंदर कोई चेंज आएगा, कहाँ से? फिजिकल और केमिकल चेंज होने से, वन फॉर्म टू द अदर विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। अगर बेटा मान लो कोई भी केमिकल कंपोजिशन ना चेंज होए तो उसे फिजिकल चेंज हम लोग यहाँ पर कहेंगे। ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज, एक फिजिकल चेंज के दौरान नो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता बेटा फिजिकल चेंज होने के समय पर। तो इट इज़ ए टेम्परेरी, एक टेम्परेरी चेंज होता है और इजीली रिवर्सिबल, और उसको दोबारा से हम रिवर्स कर सकते हैं।
in majority of cases. Melting, freezing are example of physical changes. मेल्टिंग और फ्रीजिंग, मेल्ट मतलब बर्फ का मेल्ट हो जाना वाटर के अंदर, और वाटर का फिर फ्रीज हो जाना आइस में, ये क्या है, फिजिकल चेंज है बेटा, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अब आइस मेल्ट हो रही है, वाटर बन रहा है, तो सिर्फ यहाँ पर सॉलिड था, यहाँ पर लिक्विड बन गया, तो सॉलिड से लिक्विड बना है तो वाटर ही, यहाँ पर भी फॉर्मूला H2O रहेगा, यहाँ पर भी फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O ही रहेगा वाटर का बेटा। यहाँ पर भी तो पानी है, बस वो H सॉलिड बन गया, H2O है, यहाँ पर भी वो H2O ही है बेटा, कोई चेंज नहीं आया है उसके अंदर। तो इजली रिवर्सिबल चेंजेस इन मेजोरिटी ऑफ केसेस, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग आर एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ, द चेंजेस इन विच मैटर और एनी सब्सटेंस। अब अगर वो वाला चेंज जिसके अंदर कोई भी मैटर या सब्सटेंस अंडर कोई चेंज, उसके अंदर कोई चेंज आएगा एंड फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट, और क्या हो जाएगा, एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा इसके दौरान, क्लियर है। तो इट्स कॉल्ड ए केमिकल चेंज। जैसे कि इन ए केमिकल चेंज द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्मेड हैज ए डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। अब यहाँ पर क्या है, जो प्रोडक्ट बनेगी उसकी केमिकल कंपोजिशन अलग होगी एज कंपेयर टू आपके रिएक्टेंट से बेटा, ठीक है। इट इज ए परमानेंट चेंज, ये परमानेंट रहेगा, फिजिकल वाला टेम्परेरी चेंज था, एंड नॉट इज रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल नहीं होता है आसानी से बर्निंग ऑफ फ्यूल है। अब अगर मान लो आपके पास लकड़ी का कोई पीस था बेटा, ठीक है, वुडन का कोई एक पीस ले लो, उसको जलाया तो उससे आपकी ऐश बन जाएगी, राख बन जाएगी, क्लियर है। अब राख बेटा एक अलग सब्सटेंस है, और वुडन क्या था, एक अलग सब्सटेंस था, क्लियर है। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग सब्सटेंसेस है, ओके। तो ये यहाँ पर क्या हुआ है, आपका केमिकल चेंज हुआ है बेटा। उसके बाद ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, भोजन, रेस्पिरेशन मतलब सांस का अंदर लेना, भोजन का पचना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है, भोजन का पच जाना। ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, क्रैकर मतलब पटाखे जो होते हैं दिवाली पे जो जलाते होते हैं हम लोग, उनको जलाना, ठीक है। कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज, अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे फिजिकल चेंज के अंदर। नो न्यू सब्सटेंसेस, इसके अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता जब फिजिकल चेंज होता है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज व्हेन पेपर इज टोर्न, जब एक पेपर को अगर थोड़ा सा हम लोग फाड़ देंगे बीच में से, तो वी गेट टीनी पीस ऑफ पेपर। तो पेपर को अगर हम एक पेपर को ऐसे फाड़ दें, क्लियर, 5, 6, 8, 10 पीसेज के अंदर तोड़ दें उस पेपर को, तो क्या है, आपको सिर्फ छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर बन जाएंगे, लेकिन कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बना है। तो वो कागज ही बेटा, है तो वो पेपर ही। दीज चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, इन चेंजों को रिवर्स भी किया जा सकता है। देखिए फिजिकल चेंज कैन बी जनरली रिवर्स्ड, मोस्टली रिवर्स हो जाते हैं ये वाले चेंजेस। मोस्ट फिजिकल चेंजेस, सारे फिजिकल चेंज नहीं कह रहा वो रिवर्स हो जाएंगे, क्लियर है, मोस्टली बोल रहा है हो जाएंगे, सारे के सारे के लिए नहीं कह रहा है वो। मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल एंड टेम्परेरी इन नेचर, क्लियर है, टेम्परेरी होंगे, थोड़ी देर के लिए होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस हो गए, जैसे अभी बताया था मैंने, टेम्परेरी चेंज और रिवर्सिबल है। बाय चेंजिंग टेम्परेचर वी कैन गेट आइस बैक फ्रॉम लिक्विड वाटर। वो कह रहा है आइस से अगर वाटर बन गया, लेकिन वाटर को अगर दोबारा फ्रिज के अंदर रखोगे तो आइस भी आपको मिल जाएगी। देयर इज नो चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में भी कोई फर्क नहीं आता। ड्यूरिंग द मोस्ट फिजिकल चेंजेस देर आर नो चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। दिस मीन दैट ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज एनर्जी इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड और नॉर रिलीज। तो अगर फिजिकल चेंज के दौरान ना तो एनर्जी रिलीज होती है, ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, क्लियर। रिलीज का मतलब निकलना, ना तो एनर्जी निकलती है और ना ही वो एनर्जी सोखता है, एब्जॉर्ब करता होता है। फॉर एग्जाम्पल आइस मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड वाटर, वगैरह आइस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होएगी, क्लियर है, बाय एब्जॉर्बिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, उस टाइम पर वो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। वेयर व्हेन लिक्विड वाटर इज कोल्ड, लेकिन जब लिक्विड वाटर कोल्ड होएगा, ठंडा होएगा, तो इट रिलीजेज सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो वो उसी एनर्जी को रिलीज भी कर देगा टू फॉर्म आइस अगेन। तो देयरफॉर नो नेट चेंज इन एनर्जी इन दिस प्रोसेस, तो ओवरऑल इसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। मान लिया भाई आइस जो हो थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाहर से वाटर में कन्वर्ट होगी, क्लियर है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली एक बार तो उसने मान लिया, लेकिन जब इस वाटर से दोबारा आइस बनेगी तो वही एनर्जी इस वाटर से रिलीज भी हो जाएगी, फिर निकल जाएगी बाहर, क्लियर है, उतनी ही निकलेगी जितनी आइस ने एब्जॉर्ब करी थी वाटर बनने के लिए, क्लियर है, और फिर वाटर से वही एनर्जी का अमाउंट रिलीज भी हो जाएगा। मान लो आइस ने वाटर के अंदर कन्वर्ट होने के लिए 10 यूनिट एनर्जी लगी, कितनी लगी,
10 यूनिट। क्लियर है, जब आइस से वाटर बना, लेकिन जब वाटर से आइस बनेगा तो इतना ही अमाउंट एनर्जी का रिलीज भी हो जाएगा जितना पहले एब्जॉर्ब हुआ था। उसके बाद मास रिमेन सेम, मास भी बेटा हमेशा यहाँ पर क्या रहता है, सेम ही रहता है। ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज द मास ऑफ रिएक्टेंट और सब्सटेंसेस अंडरगो चेंज। अगर फिजिकल चेंज के दौरान मास ऑफ रिएक्टेंट और सब्सटेंसेस अंडरगो चेंज रिमेन्स सेम, वो कह रहा है जो मास है वो क्या रहेगा आपका, सेम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मेल्टिंग चॉकलेट, वो कह रहा है पिघली हुई चॉकलेट जो है, चॉकलेट बार, द मेल्टेड चॉकलेट वेट द सेम। वो कह रहा है चाहे वो चॉकलेट सॉलिड हो चाहे वो मेल्टेड हो, उसका वेट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन मतलब पानी का सूरज के कारण भाप बन के उड़ जाना, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, जो हवा में वाटर वेपर्स होते हैं उनका पास आने के बाद लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जैसे आप एक गिलास के अंदर जब फ्रिज का पानी डालते हो तो गिलास के सराउंडिंग में चारों तरफ आप देखते हो गिलास की वॉल के साथ साथ बाहर की तरफ वाटर वेपर अटैच होते हैं। वो कौन से हैं, एयर के अंदर जो वाटर वेपर थे वो वाले आए हैं, अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। उसके बाद सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर की गोलियां होती है, वो सीधा का सीधा क्या होती है, सॉलिड होती है, वो सीधी गैस में कन्वर्ट हो जाती है। अब सॉलिड जब सीधा गैस में कन्वर्ट होता है उसे सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना, ये भी फिजिकल चेंज है। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, चीनी का पानी के अंदर जब हम घोलते हैं तो वो भी क्या है आपका फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग ए पोटैटो, आलू को उबालना फिजिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म आइस, बर्फ, आइस से बर्फ का बनना, ये भी फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना यानी कि आइस से वाटर बनना, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। उसके बाद कटिंग ऑफ वुड, लकड़ी को हम काटते हैं वो भी फिजिकल चेंज ही होता है। उसके बाद आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस। पेज नंबर 24 के ऊपर आ जाइए अभी। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल चेंज के अंदर व्हेन ए सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंज, तो उसके अंदर कई चेंज आते हैं बेटा ओवरऑल, ठीक है। पहला फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट बनता है। एक केमिकल चेंज इज ए परमानेंट चेंज, परमानेंट चेंज होता है हमने पढ़ लिया, विच ए सब्सटेंस अंडरगो ए चेंज एंड फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट, चेंज होता है और नया प्रोडक्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्यूल इज बर्न तो एसिड्स आर फॉर्मेड, फ्यूल जलेगा तो एस बनेगी मीन्स राख बनेगी, दैट आर कंप्लीटली न्यू वन, क्लियर है, different from the reactants. The product formed in a chemical change have different chemical composition, और जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा उसकी केमिकल कंपोजिशन भी अलग रहेगी, जैसे कि देन द रिएक्टेंट से। फॉर एग्जाम्पल आयरन ऑब्जेक्ट अंडरगो चेंज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर टू फॉर्म रस्ट, वो अगर जब लोहे को जंग लगेगा हवा और पानी के कारण, क्लियर है, तो रस्ट इज ए न्यू प्रोडक्ट, जो वहाँ पर रस्ट बना है उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है लोहे के ऊपर, ठीक है, वो एक नया प्रोडक्ट होता है, उसकी कंपोजिशन अलग होती है बेटा, ठीक है। नीचे रिएक्शन लिख रखी है उसने, Fe + O2 + H2O, रिएक्शन होकर क्या बन गया, Fe2.H2O बन गया है बेटा, ठीक है। तो ये रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.H2O। प्रोडक्ट शो डिफरेंट प्रॉपर्टी, जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी अलग प्रॉपर्टियाँ होंगी बेटा, ऑफकोर्स अलग प्रॉपर्टियाँ होंगी, जैसे कि द प्रोडक्ट फॉर्मेड इन ए केमिकल रिएक्शन शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टियाँ अलग होएगी। व्हेन आयरन इज हीटेड विद सल्फर, जब आयरन को सल्फर के साथ हम रिएक्शन करेंगे, हीट करेंगे तो एक ग्रे सॉलिड बनेगा एज ए प्रोडक्ट कॉल्ड आयरन सल्फाइड, तो ग्रे कलर का प्रोडक्ट बनेगा। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन एंड आयरन सल्फाइड आर कंप्लीटली डिफरेंट, तो आयरन की और आयरन सल्फाइड की प्रॉपर्टी क्या होगी, टोटली डिफरेंट होगी। आयरन एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन आयरन सल्फाइड क्या है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, क्लियर है। क्या किया हम लोगों ने, आयरन जो है उसको सल्फर के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बन गया, FeS बन गया बेटा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टियाँ और इसकी प्रॉपर्टियाँ टोटली डिफरेंट है। ये तो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, ये वाला मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं होता, अट्रैक्ट का मतलब चिपक जाना, तो यार ये तो मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा बट ये मैग्नेट के साथ नहीं चिपक पाएगा, तो क्या हो गया, नया प्रोडक्ट हो गया बेटा ये, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टियाँ अलग बन रही है। उसके बाद इरिवर्सिबल, यस बेटा ऑफकोर्स इरिवर्सिबल चेंज भी होता है, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं। चेंजेज इन मास, वो कह रहा है मास के अंदर भी चेंज आता है, ऑफकोर्स बेटा मास के अंदर यहाँ पर चेंज आए ही आएगा।
ए केमिकल रिएक्शन इज मोस्टली accompanied बाय द चेंज इन मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज, मास में चेंज आता है। टेक ए विनेगर, बेकिंग सोडा एंड वे देम सेपरेटली। बेकिंग सोडा लो और विनेगर लो, उनका वेट कर लो बेटा, एंड ऐड देयर वेट्स, उनके फिर उन दोनों के वेट को ऐड कर लो, जोड़ लो। नाउ मिक्स दैम ए कंटेनर, एक मिक्स में वो कंटेनर करो। सेक स्टिर वेल, अच्छे से उनको मिक्स करो। तो यू विल ऑब्जर्व बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल निकलेंगे। इफ़ यू वे प्रोडक्ट फॉर्मेट, अगर वो करेगी प्रोडक्ट फॉर्मेट बनेगा, तो यू विल फाइंड आउट इट इज़ लाइटर दैन द वेट ऑफ रिएक्टेंट। तो आप देखोगे कि जो जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो क्या होएगा, हल्का होएगा एज कम्पेयर टू आपके बेटा रिएक्टेंट के कंपेयर। दिस इज बिकॉज गैस इज रिलीज, क्योंकि गैस वहाँ से निकल जाएगी, विच डिक्रीजेज द वेट ऑफ प्रोडक्ट, जो वेट के प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के वेट को कम कर देगा। उसने क्या कहा बेटा, बेकिंग सोडा क्लियर है, और साथ में विनेगर बेटा, इन दोनों को क्या करना है, आपको मिक्स करना है, विनेगर और बेकिंग सोडा को। मान लो ये भी 10 ग्राम ले लिया, ये भी 10 ग्राम ले लिया, तो टोटल कितना हो गया, 20 ग्राम हो गया। इन दोनों को जब आप मिक्स करोगे, तो मिक्स करने के बाद अच्छे से इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और निकल करके वो बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जब वेट करोगे आप लोग इन दोनों का, तो वो वेट क्या आएगा बेटा, वेट लेस देन 20 ग्राम आएगा, 19 ग्राम, 19.5, कुछ भी आ जाए, कम आएगा। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड चली होगी उतना ही वेट क्या आएगा, इसका डिक्रीज आ जाएगा हमारा। तो इसी प्रकार से मैग्नीशियम रिबन का एग्जांपल ले रखा है। जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करेंगे, जलाएंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मोर देन द वेट ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा उसका वेट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम रिबन से। क्यों होएगा, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, तो कह रहा एनर्जी का भी कोई चेंज होता है, यस बेटा, ऑफ कोर्स एनर्जी का भी वहाँ पर एक्सचेंज होता है। ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक प्लेस होएगा। व्हेन फ्यूल इज बर्न, तो हीट क्या होती है, निकलती है वहाँ पर, और गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी बनते होते हैं साथ में। तो अक्सर जैसे कोई लकड़ी जल रही है तो उससे हीट निकलती है, नहीं निकलती, यस निकलती है, वो एनर्जी तो है, तो एनर्जी चेंज हो रही है। तो केमिकल कंबशन एग्जाम्पल, कंबसन ऑफ वुड, वुड मतलब लकड़ी, कंबसन उसका जलना। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन का मतलब पचना, फूड का मतलब भोजन, भोजन का पचना, ये भी क्या है बेटा, हमारा केमिकल चेंज है। उसके बाद रेस्पिरेशन इन द बॉडी टू रिलीज एनर्जी, जो हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, और अंदर जो भोजन के साथ वो रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का, ये सारा रेस्पिरेशन होता है, इसमें भी एनर्जी निकलती है, ठीक है। उसके बाद कडलिंग ऑफ मिल्क, उसके बाद फर्मेंटेशन ऑफ फूड टू फॉर्म एल्कोहल, जब दारू बनाते होते हैं लोग तो उस दौरान भी केमिकल चेंज होता है। फर्मेंटेशन वही दारू बनाने के प्रोसेस को ही बोलते होते हैं फर्मेंटेशन। कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का बनना। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, क्लियर है, सॉल्ट का बनना पहाड़ों पे, क्लियर है, नदियों में, समुंदर में, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, रस्टिंग का मतलब जंग लगना, आयरन का मतलब लोहे को, ठीक है। तो ये भी क्या है बेटा, आपका केमिकल चेंज है। फिजिकल एंड केमिकल चेंज एट द सेम टाइम, क्या एक ही समय पर फिजिकल और केमिकल चेंज हो सकते हैं। वन सच एग्जाम्पल वेयर बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज अकर साइमल्टेनियसली। वो कह रहा है यस, हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है हमारे पास ये एग्जाम्पल, जब दोनों चेंज साइमल्टेनियसली होंगे। साइमल्टेनियसली का मतलब साथ साथ, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, एक साथ साथ होना। तो बर्निंग ऑफ ए कैंडल, जैसे जब एक कैंडल चलती है तो उस दौरान क्या होता है, व्हेन ए कैंडल बर्न, जब एक कैंडल बर्न होती है तो सब ऑफ द वैक्स इज मेल्ट, तो उसके बाहर लगा हुआ जो वैक्स होता है वो मेल्ट होता है, विच सॉलिडिफाई अगेन, तो दोबारा से फिर सॉलिडिफाई भी हो जाता है, ठंडा हो गया। तो मोमबत्ती जलती है तो पहले मोम पिघलेगा, नीचे गिरेगा, दोबारा से फिर वो सॉलिड हो जाता है। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है, किसका, वैक्स का मेल्ट होना फिर उसका सॉलिड होना, फिजिकल चेंज है ये। एट द सेम टाइम, उसी समय पे सम ऑफ द वैक्स बर्न विद द फ्लेम, और थोड़ा बहुत वैक्स उसी दौरान उस आग के अंदर जलता भी है, क्लियर है, जो आग वहाँ पे जल रही है उस कैंडल के ऊपर, उसमें जलता भी है वैक्स, ठीक है। तो टू न्यू सब्सटेंस बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, ठीक है, विच फॉर्मेट कैन नॉट बी रिवर्स बैक टू फॉर्म वैक्स, अब उनसे दोबारा वैक्स नहीं बन सकता। तो ये क्या है, केमिकल चेंज होता है बेटा। तो बर्निंग ऑफ जो कैंडल है वहाँ पर जो वैक्स मेल्ट हो रहा है वो क्या है बेटा, आपका फिजिकल चेंज है। और जो वो मेल्टेड वैक्स है, अगर वो थोड़ा बहुत उस फायर के साथ, जो वहाँ पे जो आग जल रही है उसके साथ जलेगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनेगा उससे, तो वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल रहेगा हमारा, ठीक है भाई।
तो ये ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं। आगे डिफरेंस दे रखा है फिजिकल और केमिकल चेंज में, इसको पढ़ लेना। उसके बाद आपका वर्क बुक आ गया है, क्लियर है, वर्कशीट आ गई है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी ये लेसन अच्छे से पढ़िएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।